अब बात बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की करते हैं। यहां पर भी पाकिस्तान कनेक्शन है, जिसमें मुंबई पुलिस की नाक के नीचे से भागे मोस्ट वांटेड अपराधी की फिक्र है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में मुंबई पुलिस ने अब तक 26 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस केस के मोस्ट वांटेड अपराधी ज़ीशान अख्तर की मुंबई पुलिस को कई दिनों से तलाश थी, लेकिन अब एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में यह व्यक्ति खुद को ज़ीशान अख्तर बता रहा है और कह रहा है कि उसे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में फंसाया गया है, और अब इस मर्डर केस का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। वीडियो में दिख रहे शख्स ने दावा किया है कि वो भारत से फरार हो चुका है और उसे भागने में पाकिस्तानी मूल के गैंगस्टर शहजाद भट्टी का हाथ है। वो एक तरह से मुंबई पुलिस को चैलेंज करते हुए कहता है कि वो भारत से फरार हो चुका है और जल्दी पुलिस को पता चल जाएगा कि आखिर वो किस देश में है। इतना ही नहीं, वो इस वीडियो में कहता है कि भट्टी भाई ने बचा लिया, लव यू भट्टी भाई। यानी जिस अपराधी की मुंबई पुलिस को कई महीनों से तलाश थी, वो दावा कर रहा है कि वो मुंबई पुलिस की पहुंच से दूर हो चुका है और इस काम में पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने उसकी मदद की है। पहले आप ज़ीशान अख्तर का ये वीडियो देखिए, फिर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी पर फिक्र वाली फाइल खोलेंगे। मेरा नाम ज़ीशान बोल रहा हूँ मैं, और मेरे पे इंडिया में बाबा सिद्दीकी वगैरह वाले केस लगा रखे हैं। तो इस मुसीबत के समय में मेरा साथ दिया शहजाद भट्टी भाई ने। उसने मुझे इंडिया से निकाला है और मैं एशिया से बहुत दूर हूँ, और अपना बड़ा भाई है शहजाद भट्टी। और हमारे लड़कों को अगर कोई भी मुसीबत होती है तो हमारा खड़े के साथ देता है, ठीक है ना। और उस भाई ने मुझे निकाला है। वो इंडिया वालों को पता लग ही जाएगा जब उनके पास इंक्वायरी जाएगी कि कौन सी कंट्री में हूँ, ठीक है ना। बाकी शहजाद भट्टी हमारा बड़ा भाई है और हमारे दुश्मनों को चेतावनी है, अपना निकल जाओ, सिक्योरिटी कर लो, हम देखेंगे, ठोकेंगे कल्ले कल्ले को, ठीक है ना। बाकी राम राम, जय बलकारी, और लव यू शहजाद भट्टी भाई। दो चीजें, अगर शहजाद भट्टी इनका बड़ा भाई है जैसा ये कह रहा है, तो इसका मतलब यह है कि दाऊद इब्राहिम अब एक तरीके से पूरी तरीके से डोमिनेंट हो चुका है, रिडंडेंट हो चुका है। और दूसरी बड़ी बात, अगर ये भागा है तो किस रास्ते भागा है? वही रास्ता जो वहां के आतंकी अपनाते हैं, यानी कि समंदर। अब ये कहां जा सकता है हम सबको पता है। आपके मन में भी यह सवाल हो सकता है कि क्या यह शख्स ज़ीशान अख्तर ही है जो भारत से फरार होने का दावा कर रहा है। इसके लिए हमने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की चार्जशीट को खंगाला। जो डॉक्यूमेंट आपके सामने है, इसमें बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़े सभी आरोपियों के नाम हैं और उन 26 आरोपियों के नाम हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। ध्यान से देखिए, जबकि नीचे मोस्ट वांटेड आरोपियों की लिस्ट है, इसमें दूसरे नंबर पर ज़ीशान अख्तर का नाम है। अब यह तस्वीर देखिए जो कुछ वक्त पहले मुंबई पुलिस ने जारी की थी। काले रंग की टोपी में ज़ीशान अख्तर है, जिसकी तस्वीर जारी करते हुए मुंबई पुलिस ने इसे वांटेड बताया, और इसका चेहरा इस वायरल वीडियो से पूरी तरह मिलता है, पूरी तरह या काफी हद तक। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो आईब्रोज में थोड़ा फर्क है, फेस के कट में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। इससे एक बात की पुष्टि हो जाती है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में वांटेड ज़ीशान अख्तर ही है, जो मुंबई पुलिस को चकमा देते हुए विदेश भाग गया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये शहजाद भट्टी कौन है जिसने विदेश में रहते हुए ज़ीशान अख्तर की भारत से भागने में मदद की? पहले आप इस पाकिस्तानी शहजाद भट्टी के कुछ वीडियोस देखिए। इंस्टाग्राम पर शहजाद भट्टी के 44,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसे हथियारों के साथ फोटो खिंचवाने और वीडियो बनवाने का काफी शौक है। हम इसे प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बस आपको अवेयर कर रहे हैं। इस तरह ये इंस्टाग्राम पर अपनी रीच बढ़ा रहा है। इसके अलावा इसे खूंखार जानवरों के साथ भी वीडियो बनवाने का काफी शौक है। यह आतंकी है या रीलबाज? एक वीडियो में बब्बर शेर को सहलाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही इसे पार्टी करने का काफी शौक है। अब आपको इसका पूरा परिचय देते हैं। ये रीलबाज तथाकथित आतंकी पाकिस्तान मूल का एक गैंगस्टर है। शहजाद भट्टी पर हत्या और हथियारों की तस्करी के आरोप है। अभी शहजाद भट्टी दुबई में रह रहा है। दावा किया जाता है कि इसका नेटवर्क दुबई, पाकिस्तान, अमेरिका और कनाडा तक फैला है। बड़ी बात यह है कि इसने कुछ दिनों पहले ही जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी वीडियो कॉल पर बात की थी, जिसमें वो लॉरेंस बिश्नोई का हालचाल पूछा था। खबरों की माने तो शहजाद भट्टी के तार पाकिस्तान के माफियाओं और अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े सरगनाओं से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि वो पाकिस्तान में बैन है। कुछ दिन पहले इसने एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को भी धमकी दी थी।
तो आप भी बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन वाली ये रील देखिए और खुद सोचिए, जिस हाई प्रोफाइल बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस को मोस्ट वांटेड अपराधी की तलाश थी, वो एक पाकिस्तानी गैंगस्टर की मदद लेकर विदेश भागने में कामयाब हो जाता है और मुंबई पुलिस हाथ मांगती रह जाती है। इंडिया में बाबा सिद्दीकी वगैरह वाले केस लगा रखे हैं, तो इस मुसीबत के समय में मेरा साथ दिया शहजाद भट्टी भाई ने। हमारे दुश्मनों को चेतावनी है, अपना निकल जाओ, सिक्योरिटी कर लो, हम देखेंगे, ठोकेंगे कल्ले कल्ले को, ठीक है ना। बाकी राम राम, जय बलकारी और लव यू शहजाद भट्टी भाई। दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होगी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। आप कहते हो कि अनमोल बिश्नोई आरोपी है, शुभम लोनकर या कोई और आरोपी है, तो ज़ीशान अख्तर, तो उनमें से किसने आपसे बात की है? क्योंकि 3 महीने से तो आप जो मेन कंस्पिरेटर्स हैं उनको तो आप ढूंढ नहीं पाए हो। क्या पता उनको किस बिल्डर ने या किस व्यक्ति ने कहा है ये चीज़ जाके करने की। और फिक्र में अब महाराष्ट्र की पॉलिटिकल फाइल खोलने का वक्त आ गया है। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण होती है। देश की राजनीति में आज बॉडी मूवमेंट भी है और लैंग्वेज भी है, कुछ दिल्ली में तो कुछ महाराष्ट्र में। हमारी अगली खबर भी दिल्ली और महाराष्ट्र के इसी राजनीतिक कॉकटेल पर है। कनेक्टिंग द डॉट्स अंग्रेजी में कहते हैं। एक डॉट दिल्ली में है, एक महाराष्ट्र में है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अपने बदले हुए रुख का ट्रेलर दे रहे हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें कोई हल्के में लेने की गलती ना करे, वो तांगा पलट देते हैं। आज फिर उन्होंने कहा कि वो पलटे तो तांगा पलट जाएगा। 2022 में वो तांगा पलट चुके हैं। जिन्हें ये इशारा समझना है वो समझ लें। एक तरफ शिंदे अपनी इस लैंग्वेज से राजनीतिक अनिश्चितताओं के संकेत दे रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में शरद पवार पीएम मोदी के साथ मराठी सम्मान का मंच साझा कर रहे थे। दरअसल आज दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी, शरद पवार और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। इन तस्वीरों में पीएम मोदी और शरद पवार की मित्रता दिख रही थी। पीएम मोदी शरद पवार को बैठने में मदद करने के लिए कुर्सी दे रहे थे, उन्हें खुद से पानी का गिलास ऑफर कर रहे थे। वैसे तो पीएम मोदी खुले मन से शरद पवार की तारीफ करते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच पर पीएम मोदी की इस बॉडी लैंग्वेज के राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं। वैसे कल की एक और तस्वीर भी काफी वायरल है, जब दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी एकनाथ शिंदे से मिले। बाकी नेताओं को पीएम मोदी नमस्कार करके आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब वो शिंदे के पास पहुंचे तो काफी देर तक रुके, उनसे बातचीत की। इस छोटी सी मुलाकात और बात से ये संकेत तो मिले कि शिंदे पर पीएम मोदी की ठीक ठाक राजनीतिक नजर है। दरअसल ऐसी खबरें चल रही हैं कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के भीतर दरार है। इसके पीछे तर्क यह है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हाल में 3 हाई प्रोफाइल सरकारी कार्यक्रमों में अनुपस्थित रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के उद्घाटन, मराठा राज्य के जयंती समारोह और थीम पार्क के उद्घाटन से शिंदे नाराज रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार थे, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं थे। नासिक और रायगढ़ में संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति पर फडणवीस और शिंदे में पहले से असहमति की बातें कही जा रही थी। नाराजगी की इन खबरों के बीच शिंदे गुट के विधायकों से वाय श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई और फिर आग में घी डालने वाली खबर तब बनी जब शिंदे ने कहा कि वो तांगा पलटने की क्षमता रखते हैं। इस पर आज पत्रकारों ने उनसे पूछा कि ये बयान किसके लिए था, तो उन्होंने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कह दिया कि 2022 में वो तांगा पलट चुके हैं। आणि म्हणून या रोज आरोप प्रत्यारोप ये ते रोज आज पण मी कधी कधी म्हणतो या एकनाथ शिंदेला हलक्यात घेऊ नका. तुम्ही हलक्यात घेतलं, तुमचा टांगा पलटी करून टाकला. या दाढीने तुमची गाडी काय खड्ड्यात घातली गाडी कधी तेव्हा.
तो हल्के में न लिया जाए, नहीं तो आप टांगा पलट जाएंगे। इशारा किसके तरफ था? जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया। एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस जी को लगता है चेतावनी दे रहा है कि भैया ये जो दाढ़ी वाला है ना, इससे आपको सावधान रहना चाहिए। और क्या कारण हो सकता है? क्योंकि देवेंद्र जी ने जिस प्रकार एकनाथ शिंदे के विधायकों की सुरक्षा में कमी कर दी है, उनके लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, उनको फंड नहीं दिया जा रहा, उनको दबाया जा रहा है, तो शायद एकनाथ शिंदे जी उनको चुनौती दे रहा है। और फिक्र में अगली खबर देश के हर माँ बाप और उन छात्रों के लिए है जो किसी भी कीमत पर परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करने को अंतिम लक्ष्य मानते हैं, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। ऐसे में प्रश्न है कि क्या अच्छे अंक हासिल करना ही अच्छी शिक्षा है? क्या तमंचे की नोक पर टॉपर बन जाने से अच्छी शिक्षा मिल जाती है? ये दो प्रश्न उस घटना के बाद उठे हैं जब परीक्षा में नकल नहीं करने देने पर एक छात्र ने दूसरे छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना बिहार के सासाराम की है। हमने इस खबर पर फिक्र की एक फाइल तैयार की है जिसमें हम आपको सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि घटना क्या है, बल्कि ये भी बताएंगे कि छात्र चीटिंग करते क्यों हैं। इस कहानी की शुरुआत सासाराम में संत अन्ना हाई स्कूल के एग्जामिनेशन हॉल में हुई। अमित कुमार नाम के एक छात्र कल एग्जामिनेशन हॉल में परीक्षा दे रहा था। उसके साथ बैठे एक दूसरे नाबालिग छात्र ने नकल कराने के लिए कहा। अमित ने मना कर दिया। इस पर परीक्षा हॉल में ही नाबालिग छात्र ने गोली मारने की धमकी दी। इसके बाद मामला इतना बढ़ा कि परीक्षा खत्म होने के बाद आरोपी नाबालिग छात्र ने अमित कुमार से मारपीट की और उसे गोली मार दी। गोली लगने से अमित की मौत हो गई और उसका एक मित्र संजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। उसके पास से एक पिस्तौल मिली, इसे जब्त कर लिया गया। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार और इलाके के लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है। गुस्साए लोगों ने कोलकाता बनारस नेशनल हाईवे पर आगजनी की, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया। छात्र को आपस में एक गोलीबारी हुआ था। उसी में एक छात्र को पैर में लगा था और एक छात्र को पीठ में लगा था। और उसमें से जब इलाज के क्रम में एक छात्र का मृत्यु भी हुआ था। प्रकाश में आ रहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर नहीं दिखाने का वजह बताया जा रहा है। उसका वो जांच का बिंदु है, अभी हम पता कर लेंगे उस क्या है। मेन अक्यूज है वो भी नाबालिग है, वो गिरफ्तारी हुआ। जो वेपन से वो गोली चलाया था वो भी पूरा बरामद हुआ। जब हम एग्ज़ाम हॉल में शांति से हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे तो वो लड़का कुछ पढ़ा नहीं था, इसलिए हम लोग को बोल रहा था कि फेंक दे रहा था क्वेश्चन पेपर, अपना बोल रहा था लीक नहीं तो बम से उड़वा देंगे। और छुट्टी के टाइम वो लड़का बुलाया था तो वहाँ पर हम लोग कैसे भी भैया भैया बोल के वहाँ से निकल गए। फिर उन लोग बोला कि कुछ नहीं होगा, जाओ तुम लोग घर। वहीं लोग फिर हम लोग ताराचंद जैसे क्रॉस कर रहे थे तो बिना कुछ बोले अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। सरकार लगातार यह दावा करती है कि वो नकल रोकने और शिक्षा की योग्यता से जोड़ने की कोशिश कर रही है। नकल रोकने के लिए केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों ने अलग अलग कानून बनाए, लेकिन नकल की शक्ति के आगे वो कानून बौने नजर आते हैं। बिहार में नकल और पेपर लीक इतनी बड़ी समस्या है कि 2024 में सरकार ने इसके खिलाफ कठोर कानून बनाए। बिहार में परीक्षा में नकल करना संगीन अपराध माना जाता है। इसमें 3 से 10 साल की सजा है और 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। वैसे बिहार में नकल पीढ़ियों पुरानी समस्या रही है। इस पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले 1981 में कानून बना था, लेकिन नकल करने या करवाने पर सिर्फ 6 महीने की ही सजा थी, जिसे बढ़ाकर अब 3 वर्ष से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। लेकिन इस कठोर कानून का नकल करने वालों पर ज्यादा असर अभी नहीं दिखा। एक्सक्यूज मी। समझना यह भी जरूरी है कि बच्चे नकल करते क्यों हैं। ब्रिटेन में इस पर एक रिसर्च हुई है, जरा ध्यान से देखिएगा।
स्टूडेंट रूम रिसर्च की इस रिपोर्ट के मुताबिक 14% छात्रों ने स्वीकार किया कि शिक्षक ने ही नकल कराई। 33% छात्र जो हैं उन्होंने माना कि उन्होंने कभी ना कभी नकल की है। 43% छात्रों ने गणित में और 19% ने अंग्रेजी में नकल की। ब्रिटेन में 19% अंग्रेजी में है और 43 गणित में। ब्रिटेन इसीलिए 19% है, वरना यह आंकड़ा और बढ़ सकता था। 43% ने इम्तिहान के दबाव से निजात पाने के लिए नकल की। 28% ने परिवार के बेहतर रिजल्ट लाने के दबाव में नकल की। 18% ने इसलिए नकल की क्योंकि उनके दोस्त नकल करते हैं। फोमो फैक्टर, फियर ऑफ मिसिंग आउट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में नकल रोकने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इराक में 3 घंटे की परीक्षा की अवधि में पूरे देश में इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। चीन में नकल आपराधिक कृत्य है, पकड़े जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। मोरक्को में कानून है कि नकल करते हुए कोई छात्र पकड़ा गया तो उसे 2 वर्ष की सजा होगी। एक रोचक जानकारी यह भी है कि दावा किया जाता है कि तकरीबन 1000 वर्ष पहले दुनिया में सबसे पहले चीन में परीक्षा प्रणाली शुरू हुई थी और पहली परीक्षा में ही नकल की शिकायतें आम हुई। यह तब था जब नकल करने वाले और उनकी मदद करने वालों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। दरअसल बिहार परीक्षाओं में नकल के लिए बदनाम रहा है। 2014 की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई जिसमें बिहार के वैशाली जिले के एक स्कूल में बड़ी संख्या में परीक्षार्थी नकल कर रहे थे और उन्हें नकल कराने के लिए जान जोखिम में डालकर दीवार पर चढ़कर मदद पहुंचाई जा रही थी। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद बिहार में परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। लेकिन सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से चीटिंग कराने की ऐसी तस्वीरें आती रहती। यहां समझना यह भी है कि आखिर छात्र नकल करते क्यों हैं। दरअसल हमारे देश में योग्यता से ज्यादा सफलता पर फोकस किया जाता है। जानकारी और ज्ञानवान होना नहीं बल्कि ज्यादा नंबर हासिल करना महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था ऐसी है जिसमें कम अंक आने पर समाज में उस बच्चे को हीन भावना से देखा जाने लगता है। कम नंबर आने पर छात्रों को बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, उसे अयोग्य मान लिया जाता है, जबकि ज्यादा नंबर हासिल करने वालों को समाज इज्जत देता है और कॉलेज एडमिशन देता है, फिर चाहे वो नंबर नकल करके ही क्यों ना आए हों। यानी साधन की शुद्धता वाला फिल्टर हमारी नैतिक व्यवस्था में नहीं है। इसीलिए माता पिता बच्चों पर ज्यादा से ज्यादा अंक लाने का दबाव बनाते हैं। अब इस खबर में फिक्र के लेंस से देखने वाली बात यह है कि हमारे देश में लोग ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि परीक्षा अंक हासिल करने के बजाय ज्ञान की जांच करने का एक स्रोत है। छात्र हमेशा सोचते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक नंबर लाने हैं, लेकिन अंक प्राप्त करने की दौड़ में ज्ञान वाला रास्ता छूट जाता है और मार्कशीट में लिखे अंक ही जीत जाते हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने की दौड़ में छात्र दबाव महसूस करते हैं और इस दबाव के कारण वो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए गलत तरीकों का उपयोग करते हैं। कई बार इसके बाद भी सफलता नहीं मिलती तो वो आत्महत्या जैसे रास्ते चुनते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। हर छात्र को अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो कहे कि काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर पीछे भागेगी। यानी छात्र पढ़ने पर ध्यान दें, सीखने पर ध्यान दें, अच्छे अंक जरूर आएंगे और नकल की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। काबिलियत को तमंचे की नोक पर हासिल नहीं किया जा सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि काबिलियत बुलेट प्रूफ होती है, उस पर गन और गोली दोनों का असर नहीं होता है। हालांकि बिहार में जो घटना घटी उसमें न सिर्फ साइकोलॉजी चीटिंग को लेकर सोचने वाली है, बल्कि कैसे उसमें इतनी हिम्मत हो गई कि वो तमंचा और बम और गोले की बात करने लगा। किस परिवार से आता है वो, सोचने वाली बात। सजा किसको मिलना चाहिए, उसको या उसके परिवार को भी, सोचने वाली बात है। फिक्र में बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां की सड़कें आज ट्रेंड कर रही हैं। देखिए, चर्चा में आज आई हैं, पता सबको बहुत पहले से है। इसकी वजह है कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का वो बयान जिसने बेंगलुरु की बदहाल सड़कों का कटु सत्य एक बार फिर जनता के सामने लाकर रख दिया। डीके शिव कुमार ने कहा कि बेंगलुरु को 2 या 3 साल में नहीं बदला जा सकता। यहां तक कि भगवान भी ऐसा नहीं कर सकते। इसे केवल तभी बदला जा सकता है जब उचित योजना बनाई जाए और उसे ठीक से क्रियान्वित किया जाए। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। आए दिन वहां तकनीक से जुड़े नए आविष्कार होते हैं। एक तरह से इस देश के भविष्य का शहर कहा जाता है, मगर इसकी सड़कें आज भी भूतकाल में सांस ले रही हैं। उफ, ये देखिए जरा,
शहर दौड़ रहा है, ये सड़कें अपने वक्त से बहुत पीछे चल रही हैं। ट्रैफिक जाम ऐसा कि मानो गाड़ियां किसी दलदल में फंस गई, हिलने का नाम नहीं लेती। बरसात के मौसम में इन सड़कों पर बारिश की मनमानी चलती है। सड़कों पर गड्ढों का तो ये कोई हिसाब ही नहीं। बेंगलुरु की सड़कों के गड्ढों की तुलना कई लोग चांद के क्रेटर से कर चुके हैं। इस पर वीडियो बनाकर कटाक्ष भी कर चुके हैं। बेंगलुरु की सड़कों पर एस्ट्रोनॉट वाला यह वीडियो आपको याद होगा। अब जरा आपके लिए डीके शिव कुमार के बयानों को तथ्यों के साथ डिकोड करते हैं। उनके बयान का अर्थ और उसकी गहराई में छिपे दर्द को समझने के लिए आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ आंकड़े दिखाते हैं। ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स 2024 की एक रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक बेंगलुरु दुनिया के उन टॉप 3 शहरों में से एक है जहां ट्रैफिक की रफ्तार सबसे ज्यादा धीमी है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि बेंगलुरु में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए औसतन 34 मिनट 10 सेकंड का टाइम लगता है। और ट्रैफिक की इसी धीमी रफ्तार की वजह से 2024 में वहां के लोगों ने अपने 117 घंटे ट्रैफिक जाम में ही बर्बाद कर दिए। 2024 में वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक बेंगलुरु की आबादी करीब 1 करोड़ 40 लाख बताई गई और उस शहर में जो गाड़ियां हैं उनकी तादाद 1 करोड़ 16 लाख बताई गई। मतलब शहर में जितने लोग लगभग उतनी ही गाड़ियां। तो ऐसी हालत में सड़कों का दम घुटना तय है। अब जरा इस पर भी ध्यान दीजिए। ये आंकड़े बेंगलुरु पुलिस के हैं। जनवरी 2024 में बेंगलुरु में हर दिन औसतन 465 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया, जो जुलाई तक बढ़कर 1168 किलोमीटर तक पहुंच गया। अगस्त 2024 में और ज्यादा बुरे हालात हो गए, जब हर दिन लगने वाले जाम की औसतन लंबाई 1638 किलोमीटर तक पहुंच गई, यानी जनवरी के मुकाबले 4 गुना ज्यादा। तो कुल मिलाकर डीके शिव कुमार के बयान का जो बेंगलुरु के हालत जो बयान है, वो बेंगलुरु के हालात की गंभीरता को बयां करता है। जब एक शहर में गाड़ियों की संख्या उसकी आबादी के बराबर हो जाए, जब हर दिन का जाम हजारों किलोमीटर लंबा हो और जब हर साल हजारों घंटे ट्रैफिक में ही बर्बाद हो जाए, तो फिर विकास की रफ्तार कैसे तेज होगी। बेंगलुरु को सिर्फ नए प्लान और घोषणाओं की नहीं, बल्कि ठोस कदम की जरूरत है। बेहतर सड़कें, सुव्यवस्थित पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट और कड़े नियमों के बिना इस जाम से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। सोचिए, सिंगापुर में रोड टैक्स बढ़ा दिया गया है, ट्रैफिक की संख्या कम कर दी गई है। टोक्यो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा बेहतर है। हम किससे सीख रहे हैं या सिर्फ भगवान पर छोड़ रहे हैं?